नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पे, जाकर आप देख लीजिए। और दोस्तों ये जो पार्ट है वो 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लैंगिक प्रजनन बोल रहा है और यहाँ पे कह रहा है अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं, मतलब कि लैंगिक प्रजनन दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए जैसे हस्बैंड और वाइफ जो दोस्तों प्रजनन करते हैं, जैसे कोई जानवर आपस में नर और मादा प्रजनन करते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें जायगोट जब वो आपस में प्रजनन करते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले बनता है, जायगोट बनता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज। क्या हो जाएगा दोस्तों, युग्मनज मतलब जायगोट। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, अम्ल आदि से प्रभावित होती है। दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है अपचयन, ऑक्सीकरण, अम्ल वर्षा, संक्षारण। दोस्तों इसमें दरअसल देखिए दोस्तों जो अपचयन होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। अम्ल वर्षा दोस्तों अभिक्रिया होती है जो मतलब जब बारिश होती है उसमें अम्लीय वर्षा होती है, उस जिसका पीएच जो है 7 से कम रहता है, उसे 5.7 रहता है इसका दोस्तों, 5.6 5.7 तक रहता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और संक्षारण दोस्तों क्या होता है, संक्षारण में नमी और एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करती हैं, उसका संक्षारण होता है, कोरेजन होता है दोस्तों। एक सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, जैसे लोहे में जंग लगना उसे हम क्या कहेंगे, कोरेजन, मतलब उसका क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसका आंसर है संक्षारण, नमी की उपस्थिति में होता है। जैसे किसी में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, किसी चीज़ का नष्ट होना, इसे संक्षारण बोलते हैं दोस्तों। अगले दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं, बल और विस्थापन। दोस्तों ये बल हो गया और ये हो गया विस्थापन, इसका गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है, वर्क होता है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, संवेग, त्वरण, कार्य, भार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में होती है। दोस्तों इसमें देखिए कह रहा है कक्षीय ताप, तो कक्षीय ताप मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दोस्तों उसमें कह रहा है कौन सी धातु, इसको याद रखिएगा, धातु, धातु और अधातु दो होती है ना, तो धातु दोस्तों, तो धातु जो है जो मरकरी होती है, मतलब उसको क्या कहते हैं, मरकरी या Hg इसका सैंपल होता है। तो जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है, कमरे के ताप पर द्रव में रहती है दोस्तों। पारा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। मरकरी, पारा, Hg कुछ भी दोस्तों दे सकता है ऑप्शन में। तो ये कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन है लेड, पारा, टंगस्टन, ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन भी कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन ये धातु नहीं है, ब्रोमीन एक गैस है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा दोस्तों। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड, थॉमसन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस का एक सिद्धांत आया है था जिसमें इन्होंने अणु शब्द को बताया था, उसका प्रयोग किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 400 किलो की बंदूक के समय की गणना करो यदि इसके प्रतिघात का 0.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों कह रहा है 400 किलो की बंदूक के समय की गणना करो। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रेलवे ने निगलेक्ट किया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं प्राप्त कर सका? दोस्तों ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दोस्तों आप देखिए जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। तो लिथियम कितना होता है 3 और ये होता है 2,1, हाइड्रोजन 1 होता है। तो इनके जो लास्ट होता है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। इसी तरह दोस्तों क्या होता है कि जो 17वां ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। देखिए उसकी संयोजकता 1 होती है। जैसे क्या हुआ कि 2, 8 और 7, ये किसका है? क्लोरीन का है दोस्तों। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन में भी उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। तो ये पहले ग्रुप और 17वें ग्रुप में रखा गया क्योंकि इसके बहुत सारे गुण पहले से और बहुत सारे गुण 17वें से मिलते थे। जैसे देखिए इसकी संयोजकता से ये दोस्तों क्या है, एक गैस है, और क्लोरीन जो 17वें ग्रुप में है उसमें सारी क्या हैं? गैसेस हैं, हाइड्रोजन्स हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? दोस्तों कह रहा है सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या हैं? सरल स्थायी उत्तक नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम दोस्तों। अगले दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है, एक 10 किलो की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों इसमें पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो के इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। दोस्तों m कितना दिया है? 10 दिया है, और v कितना दिया है दोस्तों? 5 इंटू 5 कर लेंगे क्योंकि v² है, और 1/2, 2 से इसको काटिए 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु व वक्रता त्रिज्या के बीच रखा गया है, तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होगी? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसको देखिए, ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? अंदर से क्या होता है? कर्व होता है, बाहर से क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो एक अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस बिंदु दोस्तों ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? दोस्तों जो पहली किरण होगी यहाँ से यहाँ पे, वो क्या करेगी? वो फोकस से होकर जाएगी, और जो दूसरी किरण होगी वो क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो दोस्तों कहीं यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा दोस्तों, और क्या होगा? उल्टा होगा। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं, वास्तविक व उल्टा
है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है वो है एक न्यूमेरिकल, वो है 1 किलोग्राम की वस्तु 3 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों ये होता है W इक्वल टू हो जाएगा mgh, h क्या है, हाइट है दोस्तों। तो m कितना है, कह रहा है 1 किलोग्राम, 1 ले लीजिए इंटू g 10 ले लीजिए, और क्या कह रहा है 30 मीटर, इसको 30 ले लीजिए, किया गया कार्य पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 × 30, 300 जूल आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है शक्ति को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति दोस्तों पावर, P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, W/T होता है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है वो वॉट होता है दोस्तों, क्या होता है, वॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं दोस्तों। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है टंगस्टन का गलनांक होता है दोस्तों। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो ऑप्शन है 3880, 3830, 3083, 3308। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 3880। इसका जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक एलिमेंट होता है दोस्तों जो बल्ब में एक फिलामेंट होता है, उसको कहते हैं, वो कितना होता है 3380। उसका जो गलनांक होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु पूछ रहा है, तो एक अणु में जो मोल में परमाणु बताए गए हैं वही होंगे। तो मोल में कितने होता है 6.22 इंटू 10⁻23 दोस्तों। तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा 26.22 इंटू 10⁻23। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। मतलब कुछ ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है अर्धचालक, कुचालक, सुचालक, मिश्र। जो दोस्तों एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, वो उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र धातु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। दोस्तों जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, उसके आगे नहीं लागू हो पाया था, क्योंकि कैल्शियम 20 एलिमेंट होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो सिर्फ 20 तक ही लागू हो पाया था, आगे लागू नहीं हो पाया था दोस्तों। लेकिन न्यूलैंड का जब अष्टक सिद्धांत आया था तो परमाणु भार के आधार पर हमारी क्या जो है आवर्त सारणी बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो दोस्तों, और अगला प्रश्न है विसरण के बारे में क्या सत्य नहीं है। गैसों का विसरण आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन है दोस्तों गैसों का विसरण आयतन पर निर्भर करता है, विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, गैसों के विसरण की दर ठोस में द्रव से अधिक होती है, विसरण केवल तभी होगा जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होंगे। दोस्तों गैसों का विसरण आयतन पर निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों गैसों का विसरण आयतन पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि गैस से क्या है, अगर आप वायु में छोड़ देंगे तो उसके जो कण होंगे वो पूरी वायु में फैल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों कोई सेंट है, उसको हम अगर वायु में छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारी नाक तक पहुंच जाती है। तो हम छोड़ा था कहीं और जो है वहाँ से धीरे धीरे कहाँ तक आ गई, मेरे नाक तक। जब कोई निकलता है दोस्तों और वो सेंट डाले होता है तो वो क्या होता है, उससे
एक जो है स्मेल सी निकलती है जो हमारे नाक तक पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाता है गैसों का विसरण आयतन पर निर्भर करता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है मुक्त अवस्था से गिरना केवल किसमें संभव है। वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। दोस्तों निर्वात में मुक्त अवस्था से गिरा जा सकता है, क्योंकि अगर निर्वात मतलब नहीं होगा, उसमें वायु होगी, तो क्या होगा, उसमें एक बल लगेगा जिसे एयर ड्रैग, वायु का बल कहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है निर्वात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यांत्रिक कार्य के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, कार्य करने की दर। दोस्तों यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है वो है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका कारण क्या होगा। दोस्तों कारण नहीं, यहाँ पे त्वरण होना चाहिए, इसका त्वरण होना चाहिए कि क्या होगा। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों त्वरण होता है A=V/T। तो V दोस्तों कितना है 5 और T कितना है 2। अगर इसको काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न है वो है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्रोटोजोआ। दोस्तों जो विटेकर ने 5 किंगडम बताए थे उसमें जो प्रोटोजोआ संघ था वो शामिल नहीं था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट किसका निर्माण करता है। डीएनए कॉपी, आरएनए कॉपी, एमआरएनए कॉपी, डीएनए एंड आरएनए कॉपी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एमआरएनए कॉपी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट निर्माण किसका करता है, एमआरएनए का। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय की मध्य में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों कह रहा है अम्लीय और क्षारीय के मध्य में बदलना, तो उसने दोस्तों ऑयल फैक्ट्री सूचक, दोस्तों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इसे दोस्तों जैसे कोई चीज़ हमें पहचानना है वो अम्ल है या क्षार है, तो उसे हम इंडिकेटर मतलब सूचक के द्वारा पहचान सकते हैं वो अम्ल है या क्षार है। तो कह रहा है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय के मध्य में बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। दोस्तों अगला और अंतिम जो प्रश्न है वो है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है। दोस्तों कह रहा है एक धातु पानी के साथ, मतलब ये कॉपर एक धातु है और ये H2O के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, CuO बनाएगी और H2 गैस बाहर निकालेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकालती हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल लोहा सर GS को बहुत सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।